Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with a very informative video and an exam analysis video जिसमें कि guys आज जैसे कि आपका 30 जून हो चुका है और आज का आपका 30 जून का आर्मी अग्निवीर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है जिसके पूछे गए सभी क्वेश्चंस, यस यू हर्ड इट राइट, जिसमें एग्जाम में पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप में से वो कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कैसा रहा। एंड ऑल्सो इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर से बता देना सो दैट इट हेल्प दी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने आर्मी अग्निवीर का एग्जाम तो नहीं दिया है लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो लेट मी जस्ट टेल यू दिस गाइज कि ये जो वीडियोस होते हैं ना एग्जाम एनालिसिस वीडियो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर ये आपने पढ़ लिए तो ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, कभी भी एग्जाम एनालिसिस वीडियोस को भूल के भी स्किप मत करना, जरूर से देखा करो। उससे क्या होगा, उससे आपको मोटा मोटा पता पड़ेगा कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस साल उन पर्टिकुलर एग्जाम्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानो मेरी बात, कहीं ना कहीं वो चीज इम्पैक्ट करती है दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस इम्पैक्ट करते ही करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर एक होता है ना कि इफ यू गेट लक्ड आउट तो वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। सो प्लीज जरूर से देखिएगा। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी कि 30 जून के आपके आर्मी अग्निवीर का जो आपका एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें पूछे गए हैं। अगर आपको बाकी की शिफ्टों के लिए भी एग्जाम एनालिसिस वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट कर देना, वी विल कम अप विद द वीडियो ऑन दैट। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेना है, इंडियन इंस्टीट्यूशन से, ओ सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। सो गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। सो क्वेश्चन क्या था, दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट लिस्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर आपको जो स्टेट लिस्ट के बारे में चीजें दी गई है ना हमारे भारतीय संविधान में, वो पूछी गई थी कि भाई वो किस अनुसूची, यस, किस स्केड्यूल यानी कि अनुसूची में दी गई है। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा सेवेंथ, जो आपकी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवेंथ स्केड्यूल है यानी कि सातवीं अनुसूची जो है वो हमारी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में बताती है। स्टेट लिस्ट, जिसको हम लिस्ट 2 के नाम से भी जानते हैं, उस लिस्ट में 61 टोटल आइटम्स हैं। शुरू में सिर्फ और सिर्फ 66 आइटम्स थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इसमें काफी चीजें और ऐड ऑन करी गई हैं। सो नाउ फ्रॉम 61 टू दे हैव कम डाउन टू 66 आइटम्स नाउ। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अर्लियर देयर वर 66 आइटम्स इन द लिस्ट बट नाउ देर आर 61। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द थ्री टोटल लिस्ट, ठीक है, टू अदर लिस्ट, तो गाइज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट होती हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करी गई हैं। नंबर वन इज योर यूनियन लिस्ट, ठीक है, अच्छे से देख लो। नंबर वन इज योर यूनियन लिस्ट। नंबर टू इज योर स्टेट लिस्ट, जिसे अभी हमने बताया और इसको लिस्ट टू के नाम से भी जाना जाता है। एंड नंबर थ्री इज कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ आप में से जो भी सोच रहे थे कि इसको लिस्ट टू क्यों कहते हैं, तो क्योंकि दिस कम्स ऑन द सेकेंड नंबर स्टेट लिस्ट, इसीलिए इसे लिस्ट टू के नाम से भी जाना जाता है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट लिस्ट जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। आई होप आई हैव मेड दैट क्लियर। Okay, next question, in which schedule is the allocation of seats in the Rajya Sabha? So guys, राज्यसभा के जो सीट आवंटन है उससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो हमारी चौथी अनुसूची में मेंशन्ड है। सो फोर्थ स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि हम स्केड्यूल की बात कर ही रहे हैं तो गाइज मैं आपको चारों ही इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, इन सब चीजों में क्या चीजें मेंशन्ड हैं।
सो गाइस, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर एक फोटो दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्केड्यूल्स मेंशन है, यहाँ पर उनके फीचर्स मेंशन है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्केड्यूल की चीजें। सो गाइस, फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर आता है आपका नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। उसी के साथ साथ जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है, इट कंटेन्स प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है। किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर ऑफ स्टेट के, स्पीकर ऑफ लोकसभा के एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के भी। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्केड्यूल डिस्कस करा है, फोर्थ तक चलते हैं। ओके, सेकंड स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो गाइस, सेकंड स्केड्यूल में कुछ चीजें जो आती हैं वो इंक्लूड करती हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होंगे, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडियन स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। सो ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं, इनसे रिलेटेड चीजें हमें सेकंड स्केड्यूल में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्केड्यूल की। सो गाइस, थर्ड स्केड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन से रिलेटेड चीजें मेंशन्ड है। नेक्स्ट एंड लास्ट जिसकी अभी हमने बात करी, फोर्थ स्केड्यूल। सो फोर्थ स्केड्यूल जिसकी अभी हमने बात करी थी, जिसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, वो कौन सी होती हैं? सो गाइस, फोर्थ स्केड्यूल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इन द राज्यसभा, जिसका क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सो हियर इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो गाइस, फिफ्थ स्केड्यूल में होता है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ स्केड्यूल। सिक्स्थ में आपको दे रखे हैं वो सारे प्रोविजंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। ट्राइबल एरियाज पे हम यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पर्टिकुलर स्टेट्स की बात कर रहे हैं। सेवेंथ स्केड्यूल में आता है, सेवेंथ स्केड्यूल में हमारी जो तीनों ही लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, यूनियन लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, उससे रिलेटेड चीजें मेंशन है। नेक्स्ट अप वी हैव एट स्केड्यूल। एट में गाइस जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यू नो रिकॉग्निशन दे दिया गया है, वो सारी चीजें एट स्केड्यूल के अंतर्गत आती हैं। अगला है नाइन्थ। सो गाइस, नाइन्थ जो है इट डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स। सो नाइन्थ डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वी हैव टेंथ स्केड्यूल। तो गाइस, टेंथ में हम देख लेते हैं प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th स्केड्यूल, 11th में वो सारे प्रोविजंस होते हैं जो कि पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत से रिलेटेड है। 12th देख लेते हैं। सो गाइस, 12th में आते हैं वो सारे प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड टू द पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन इट कम्स कि आपको पूछा जाए म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, तो म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड आपका 12th शेड्यूल में है। अगर आपको पंचायत से रिलेटेड रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी ये सब पूछ लिया जाता है तो वो 11th शेड्यूल में है। और अगर आप पूछ रहे हो और या फिर ये सोच रहे हो कि बात तो सिर्फ फोर्थ स्केड्यूल की थी, why are we discussing the rest of the schedule? So guys, let me just tell you and make this clear to you. In all my exam analysis video, I try to bring up and come up with some additional important information. क्यों? क्योंकि गाइज, अगर आगे आने वाली शिफ्टों में या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर आपको उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाए तो आपको पता हो, तो इसीलिए जरूर से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखा करो और याद कर लिया करो, ठीक है। So now that we have discussed all 12 schedules, let's move to the next question. Okay, next is when is National Youth Day celebrated? तो guys, National Youth Day जो है ये 12 जनवरी को हर साल इंडिया में मनाया जाता है। So 12th of January is the correct answer, जिसको guys हम विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। So विवेकानंदा जी की जो जयंती है उसको हम नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और हर साल इसको 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दिस बीइंग द बर्थडे ऑफ हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1984 में हुआ था, ठीक है। और क्योंकि 1984 में जब स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था ये पर्टिकुलर डे एज द नेशनल यूथ डे। और उसी से ही, जैसे 84 में उनका बर्थ हुआ, उसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 85 से 1985 से ये पर्टिकुलर डे जो है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज एन इवेंट इन इंडिया एवरी ईयर। सो 12th of January is the correct answer.
Okay, where was the voting? When was the voting age in India reduced from 21 to 18? So guys, if you guys don't know, पहले इंडिया में जो वोटिंग एज थी कि भाई इस एज से पहले या फिर बाद में आप वोट कर सकते हो, सॉरी पहले नहीं, उस एज के होने के बाद आप कर सकते हो. सो अर्लियर इट वाज 21, फिर बाद में उसको 18 कर दिया गया. अब आपसे पूछा गया था किस साल वो किया था. तो गाइस साल 1989 यानी कि 1989 को ये बड़ा चेंज किया गया था इंडिया में कि जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी. अब ये जो वोटिंग एज को रिड्यूस करा है टू 18 फ्रॉम 21, ये अपना 1989 में हो गया था. और इंडिया में ये जो वोटिंग एज है जिसकी हमने बात करी है, ये जो चेंजेस किए गए थे इट हैपेंड अंडर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, और उस अधिनियम के तहत ये चेंजेस कर दिए गए थे. ठीक है, अब बात करें कि व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो गाइस जब 1989 में ये हुआ था तो इट कम्स इनटू फोर्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल 326. जो आर्टिकल 326 है वो बेसिकली इस चीज से डील करता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल की कि इस जो बिल है दिस वाज पास्ड बाय द लोकसभा. ठीक है, इस चीज को करने के लिए जो बिल पास किया गया था वो 15 दिसंबर 1988 में किया गया था. और जो बिल था, सॉरी जो लोकसभा ने पास किया था, जो राज्यसभा ने पास करा था वो किया गया था 20 दिसंबर 1988 को. ठीक है, और ये जो बिल है इट वाज असेंसेड बाय द प्रेसिडेंट उस समय जो वेंकट रमन जी थे, जो हमारे इंडिया के प्राइम प्रेसिडेंट थे उस समय पे. उन्होंने उसमें असेंडेड किया था कब, 28 मार्च 1989 को. फिर उसके बाद ये जो बिल था इट केम इनटू फोर्स अल्टीमेटली ऑन 28 मार्च 1989. सो आपको ये पर्टिकुलर डेट याद कर लेनी है. ठीक है, 28 मार्च 1989. इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसकी जो वोटिंग एज है जिसको रिड्यूस करा था 21 से 18, अगर आपको पूछा जाता है किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान ये चीजें हुई थी और किन्होंने की थी, तो गाइज राजीव गांधी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है दैट द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा जो कि हुए थे इंडिया में, तो गाइज वो हुए थे बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 एंड 21 फरवरी 1952. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान में रखना. Okay, next is who is the current Secretary General of the UNO? So guys, UNO की जल्दी से full form लिख के बता दो. ठीक है, अब बात करें current Secretary General, तो guys Antonio Guterres. I think I am pronouncing it right. So is it Guterres or Guterres या Guterres? Let me just know that. So Antonio Guterres became the ninth and current UN Secretary General on 1st of January 1217. So साल 2017 को, 1 जनवरी 2017 को वो सेक्रेटरी जनरल बने थे यूएनओ के. एंड ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑल्सो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इफेक्टिवली ही इज द लीडर एंड द स्पोक्स पर्सन फॉर द यूएन. सो अंटोनियो गुटर्स इज द करेक्ट आंसर. Okay, in which schedule of the Indian Constitution is the description of salaries and allowances? आप जल्दी से बता दो salaries और allowances कहाँ पढ़े थे, क्योंकि मैंने आपको सारी के सारे 12 के 12 स्केड्यूल के बारे में बता दिया है. सो गाइज जो सैलरी और अलाउंसेस यानी वेतन और भत्ता की अगर कोई बात करता है तो वो है दूसरी अनुसूची. So the second schedule is the correct answer because the second schedule of the Indian Constitution it contains the provisions related to the emoluments, allowances, privileges of key constitutional authorities जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, जज हो गया या कोई और. So second schedule is the correct answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मिल्क इज बॉइल्ड. बहुत डे टू डे एक्टिविटी है, हम सब करते हैं, लेकिन कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है. अब जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ. तो गाइस हम दूध को सिर्फ एवं ही नहीं उबालते हैं, ठीक है, गैस खर्च करने के लिए नहीं उबालते हैं, लेकिन दूध को जब उबाला जाता है तो जब उस बॉइलिंग प्रोसेस जब हो रहा होता है ना, उस प्रोसेस के दौरान काफी सारे माइक्रोब्स जो कि दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखते नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप माइक्रोस्कोपिक आईज रखते हो या फिर माइक्रोस्कोपिक आईज रखते हो या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे तो आप बहुत सारे माइक्रोब्स देख पाओगे दूध के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं. सो जब आप बॉईल कर रहे होते हो ना दूध को, तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं मर जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे को हार्म नहीं करते हैं. और जब मिल्क होता है इट अल्टीमेटली बिकम्स वेरी 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 सेफ टू ड्रिंक. ठीक है, बात करें पास्चराइज्ड मिल्क की, तो गाइस जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है इट इज वेरी सेफ टू ड्रिंक. उसको आप ठंडा भी पी सकते हो जैसे पैकेट से आया, इफ इट इज पास्चराइज्ड. ओके, लेट मी टेल यू,
नॉन पास्चराइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्चराइज मिल्क की बात कर रहे हैं। तो इफ इट इज पास्चराइज, तो अगर जैसे ही आप पैकेट ला रहे हो खोल के आप उसको पी सकते हो, आप उसको ठंडा भी पी सकते हो। लेकिन अगर आप बॉईल कर देते हो तो बॉईल करने से क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो आपको ये देख लेना है, आप सेफ बना रहे हो, क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स मर जाते हैं। ठीक है, और आप शेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हो। If you just need to heat milk for cooking or to enjoy a warm up, scalding it's faster and easier. However, boiling milk is usually unnecessary as most milk in the grocery store is already pasteurized. ठीक है, इसीलिए उसको बॉईल करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन हम इंडिया में काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, यू नो, इवन इफ वी ब्रिंग द पैकेट टू आवर होम वी बॉईल इट। ठीक है, मे बी वी ट्राई टू मेक इट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस mix of high quality protein, carbs and fat. Okay, next question. Which neighboring country of India is called the land of the thunder dragon? Land of the thunder dragon जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा भूटान। ठीक है, सो भूटान इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। और ये जो नाम है ये लोकल नाम से निकला है, विच इज ड्रक यूल, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भूटान है, इट इज अ वेरी स्मॉल लैंडलॉक्ड कंट्री, हमारे ईस्टर्न हिमालयाज में प्रेजेंट है, बॉर्डर्ड बाय चाइना टू द नॉर्थ। ठीक है, चाइना नॉर्थ में जाके मिलता है एंड इंडिया से वो बॉर्डर करता है टू द साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तीनों ही यू नो डायरेक्शंस में। निकनेम जिस ये जो निकनेम है इज एट्रीब्यूटेड टू द फियर्स स्टॉर्म्स दैट फ्रीक्वेंटली रोल इन फ्रॉम। ओके, okay, next, Bhutan जो है, it is known for its unique approach to development, prioritizing GNH, which is your gross national happiness, over gross domestic product. Okay, GDP को बढ़ाने से पहले वो हैप्पीनेस को बढ़ाता है। सो इट इज अ वेरी रिच क्वालिटी ऑफ भूटान। इसके अलावा द कंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जो भूटान है ये बहुत ज्यादा फेमस है मोनास्ट्रीज के लिए, वहां पर आपको बहुत सारी मोनास्ट्रीज देखने को मिलेंगी, फोर्ट्रेसेस जिनको हम जोंग्स बोलते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और ड्रामेटिक लैंडस्केप के लिए काफी ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, इसके अलावा जो कैपिटल है और जो लार्जेस्ट सिटी है भूटान की वो है थिम्फू। थिम्फू, थिम्फू, ओके, थिम्फू। So this is the capital and the largest city of Bhutan, Thimphu. Okay, next question. The father of Indian modern dance is said to be who? So it is Uday Shankar. So Uday Shankar is the correct answer. And yes, no, known as the father of modern Indian dance, Uday Shankar revolutionized the art form, blending classical dance with contemporary elements, and his contributions continue to inspire dancers across the globe. Okay, so he has basically blended classical dance with contemporary elements. Okay, how many canine teeth does an adult human have? So adult में चार होते हैं. Which ocean, yeah, sea lies to the west of India? So it's the Arabian Sea. What was the name of Kargil War? So Kargil War जो हुआ था 1999 में, उसका जो नाम था वो ऑपरेशन विजय रखा गया था. So ऑपरेशन विजय. Okay, what is it called when ice turns into water? So guys, the process जब जो ice होती है वो liquid बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं melting. ये जो साइंटिफिक टर्म दिया गया है ना, जब आइस टर्न्स टू वाटर होती है वो कहलाता है मेल्टिंग। एंड ये एक तरह का फेज है जो कि चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, एंड अकर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द आइस राइजेस अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है तो वो पिघलने लगती है। Okay, what is the driest place on earth? So guys, the driest place, which is the शुष्क जगह अगर कोई है तो it is Atacama Desert. So Atacama Desert is the correct answer. It is the driest place on earth and it is in Chile. ठीक है, Chile, I believe I'm pronouncing it right. Okay, which has areas that have received zero rainfall throughout recorded history. वहां पे बारिश ही नहीं होती भाई, वहां बारिश ही नहीं होती, and this is the reason why it has become the driest place ever on earth. However, जो मैकमोडो है, ड्राई वैली है अंटार्कटिका में जो है, they are also recognized as the driest, having not seen rain for nearly 2 million years. Oh my god, that's a lot.
Oh God, this is something new to me also. So guys, मैकमोडो ड्राई वैलीज भी नाम याद रखना, ठीक है? जो मैकमोडो ड्राई वैलीज हैं, यहाँ पे 2 मिलियन साल से बारिश नहीं हुई है। तो सोचो, अटाकामा डेजर्ट तो और पुराना होगा, क्योंकि जब 2 मिलियन साल से होने के बाद भी मैकमोडो ड्राई वैलीज जो है वहाँ बारिश नहीं हुई है, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद है। तो गाइज ये जो अटाकामा डेजर्ट जो कि चाइल्ड में मौजूद है, यहाँ पे तो आज तक बारिश ही नहीं देखा गया है। सो इट हैज टू बी लाइक 2 मिलियन साल से भी बहुत पुराना. So these both locations are basically extreme desert, but the Atacama Desert is typically cited for its lack of moisture. वहाँ पे moisture की presence भी नहीं है. So Atacama Desert is the correct answer, but yes, आपको McMurdo Dry Valley जो कि अंटार्कटिका में present है वो भी ध्यान रखनी है. Okay, next question. What is the process of extracting butter from yogurt? So guys, आपको जब दही से मक्खन निकालना है, उस प्रोसेस को हम चर्निंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को, या फिर सेंट्रिफिकेशन बोलते हैं. ओके, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ. ठीक है, ये जो है ये किसने बोला था? तो ये जो है ये अरविंद घोष जी के द्वारा कहा गया था, जिनको श्री अरविंदो घोष के नाम से भी जानते हैं. एंड ही वाज एन इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट एंड अ वेरी बिग नेशनलिस्ट. एंड ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस. जब भारत को आजादी नहीं मिली थी ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से, उस समय में जो मूवमेंट्स होते थे ना, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स होते थे, तो उन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में अरविंद घोष या फिर अरविंदो घोष जिन्हें हम बोलते हैं, उनका भी काफी ज्यादा योगदान देखने को मिलता था. So yes, and he is also known for his writings on political freedom and spiritual evolution. So Arvind Ghosh is the correct answer. Okay, who was appointed as the Secretary General of the American State Organization in March 2025? So it is Albert Ramdin. And Albert Ramdin was elected Secretary General of the Organization of American States, which is OAS, Organization of American States. और कब हुआ था इनका ये appointment? So it happened on 10th of March 2025 during a very special session of the OAS General Assembly. Okay, next, what is the slogan of the Indian Air Force? So guys, IAF, ठीक है, Indian Air Force का जो slogan है वो है Nabham Sparsham Deeptam. ठीक है, it is Sanskrit, and when you translate this into English, तो उसका motto फिर कहलाता है Touch the sky with glory. So नभम स्पर्शम दीप्तम अगर आपको गिवन है ऑप्शन में तो वो भी सही है. टच द स्काई विद ग्लोरी गिवन है तो वो भी सही है. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम 11th चैप्टर ऑफ द गीता, जो हमारा भगवत गीता है, वहां से लिया गया है, जहां पर वो डिस्कॉर्स गिवन है, जहां पे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारता. Okay, when was the IAF, Indian Air Force, established? So guys, ये 8th of October 1932 को इसका establishment हुआ था. And this is the aerial warfare branch of the Indian Armed Force. And officially established 8 October 1932 को हुआ था as an auxiliary air force of the British Empire. And उसके बाद, क्योंकि 1932 तक हम independent नहीं हुए थे, तो तब ब्रिटिशर्स के अंडर आता था. उसके बाद एक इंडिपेंडेंट फोर्स बन गया था 1947 में, आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस. Okay, Zakir Hussain is associated with which musical instrument? Very important question. Tabla player. So Zakir Hussain jo the, he was a tabla player. Okay, the ratio of numbers A and B is 5:2, where number B is 40. ठीक है, तो A का नंबर क्या होगा? So guys, A का नंबर होगा 25. Okay, next question. Where did Gandhi ji Dandi March end? So guys, जो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट करा था 12th of March 1930 को, वो 6th of April 1930 को खत्म हुआ था. मतलब 15-20 डेज तक चला था. 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें इस मार्च में 241 माइल्स कवर किए गए थे, अप्रोक्सीमेटली 387 किलोमीटर्स. ठीक है, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स जो कि इसमें कवर करे गए थे. फ्रॉम वेयर इट हैपेंड, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द कोस्टल विलेज ऑफ डांडी. ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू किया था इसको,
और डांडी जो विलेज है वहां तक लेके गए थे, और ये जो डांडी विलेज है ये गुजरात में मौजूद है। जो प्राइमरी एम था इस पर्टिकुलर डांडी मार्च का वो यही था, टू ब्रेक द ऑपरेसिव ब्रिटिश सॉल्ट लॉज। उन्होंने सॉल्ट पे भी लॉज लगा रखे थे उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा टैक्स लगा रखे थे उन्होंने, और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सॉल्ट इन इंडिया से रिलेटेड भी चीजें इसमें की जा रही थी, इसीलिए डांडी मार्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। ओके, व्हाट इज द ईयर रेंज फॉर अडोलसेंस? सो गाइस, अडोलसेंस जो एक फेज होता है लाइफ का, ठीक है, विच इज अ ट्रांजिशनल फेज, जब आपको आपका बॉडी प्यूबर्टी हिट करता है, ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ है, आप ग्रो होते हो, डेवलप होते हो बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, उसको हम अडोलसेंस बोलते हैं। अब बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो अडोलसेंट एज है वो क्या होती है? सो गाइस, एनी पर्सन हु इज बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 19 इज adolescent, ठीक है, एज पर WHO। और ये जो रेंज एज रेंज है इट फॉल्स विद इन WHO's डेफिनेशन ऑफ यंग पीपल। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यंग पीपल हैं दे एज बिटवीन 10 एंड 19। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल यंग में, ठीक है, सो 10 एंड 19 इज समथिंग एडोलसेंट। अगर आप यंग कहना चाह रहे हो, सो इट बेसिकली रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स जिनका एज 10 से 24 के बीच में है, ठीक है। दिस इज the criteria and the standard set up by WHO. Okay, next question. Due to deforestation, यानी कि cutting of trees, which gases are likely to increase in our environment? तो guys, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं, बचपन से हमें ये बताया जा रहा है, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो दिस इज द क्वेश्चन मेनली आस्क्ड अबाउट, कि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कौन सी वो गैसेस होंगी जो कि भर जाएंगी। तो गाइस, जब हम ट्रीज को काट देते हैं ना, तो हम एनवायरनमेंट में तीन ऐसी मेजर ग्रीन हाउसेस गैस हैं जिनको हम बढ़ावा देते हैं उत्पन्न होने के लिए, जिसमें कि नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, नंबर 2 इज मीथेन, CH4, एंड नंबर 3 इज N2O, विच इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये जो तीन ऐसी गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस भी कहलाती हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखना। ये तीनों गैसेस बहुत ज्यादा उत्पन्न होती हैं अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे, अगर हमारे पास आसपास पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस जितना मात्रा में जो प्रेजेंट होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजन बना के हमारे एनवायरमेंट को दे देते हैं। अब जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, उनको ही काट दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो जो अक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं तो जाएगी ना, तो वो हमारे आसपास ही मंडराएगी। So this is the reason why we should plant more and more trees, and let's not cut trees. Okay, which gas do we exhale while breathing? तो guys, जब हम सांस लेते हैं, which is a very common practice, every now and then we do it, right? This is the reason why we are living. So जब हम सांस लेते हैं तो गाइस दो गैस होती है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। सो व्हाइल वी आर लाइक ब्रीदिंग इन, वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड, एंड व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट वी आर एक्सेलिंग carbon dioxide. So CO2, which is carbon dioxide, is the correct answer. That's it guys, those were the very important GKJS questions जो कि आज यानी कि 30 जून की फर्स्ट शिफ्ट के आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे गए थे। If you guys like the video and found it informative, and if you guys want कि हम second shift का भी analysis provide करें, so let me just know that in the comment section down below, and please do not forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों परिवारजनों से भी करवाते रहो, खूब सारा प्यार लुटाते रहो, सो दैट इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू मेक more and more informative videos for you guys. Thank you so much.